वेलकम टू प्यूके एजुकेशन। मैं हूं करण सिंह और लास्ट सेशन में हमने एमसीक्यू सीरीज़ कवर की थी ऑफ चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस। आज हम मूविंग फॉरवर्ड उसी के ही शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन मूव करते हैं टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप में बेसिकली क्या होता है, आपको 2 मार्क्स के लिए लिखने आएगा और थ्योरी पे ज़्यादा फोकस होता है। हो सकता है छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी आ जाएं, लेकिन थ्योरेटिकली आपको लिखना आना चाहिए। कि जैसे कि पहला एक क्वेश्चन अपन ने ये एमसीक्यू सीरीज़ में भी चेक किया था, डिफाइन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको अगर लिखने को आएगा तो अपने को कैसे लिखना है। अब मैंने उसमें आपको 3 कंडीशन, अगर आपको याद हो, आप मेरा पिछला वाला वीडियो भी रेफ़र कर सकते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता था। वो रिलेशन 3 रिलेशन की कंडीशन को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करता था, तभी जाके वो अपना इक्विवेलेंस रिलेशन बनता था। तो उसने क्या किया था, पहला क्या था रिफ्लेक्सिव, दूसरा था सिमेट्रिक, तीसरा क्या था ट्रांजिटिव। अब उसका क्या डेफिनेशन था ये अपन ने प्रीवियस सेशन में भी कवर किया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। नहीं तो एक एग्जांपल इस सेशन में मैंने डाला हुआ है। तो अपन लिखने को आपको बोलेगा तो अपन ऐसे डिफाइन करेंगे, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, वो ट्राइंगल वाला एग्जाम्पल इस सेशन में मैंने डाला हुआ है, अपन उसको समझेंगे अभी। ए belongs to R for all A belonging to R, ये रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये सेटिस्फाई करना चाहिए। सेकेंड सिमेट्री करना चाहिए, A belongs to B in under relation R implies B comma A also belongs to the relation R, तब अपना होता है सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव के लिए वही K to B, B to C, तो C to K भी अपने नेम में आना चाहिए। तो ये हो गया अपना लिखने का तरीका, या आप याद भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा कैसे लिखना है। तो अपन इससे ही पहले वो क्वेश्चन ही कवर कर लेते हैं जो अपन ने आगे डाला हुआ है, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ उस चीज़ को। फिर अपन वापस क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे। तो ये वाला था क्वेश्चन। इसमें क्या है, अब आपको क्वेश्चन ही दे दिया डायरेक्ट उठा के, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। तो इसमें अपने क्वेश्चन में क्या दे दिया आप देखिए कि लेट T बी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विथ R a relation in T given by, ये आपका रिलेशन दिया हुआ है T1 T2, T1 is congruent to T2। ये अपने एलिमेंट्स हैं T1 T2 अंडर रिलेशन R। और क्या राइट हमने इसमें, T1 is already congruent to T2 so that R is an equivalence relation। तो मैंने क्या बताया था आपको, रिफ्लेक्सिव के लिए अपन क्या करते हैं, ईच एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो अगर T1 को उठाएं तो T1 मस्ट बी congruent to T1 हो गई, क्योंकि हर ट्राइंगल खुद से तो कॉन्ग्रुएंट है। ये मैं आपको पिछले सेशन से ही बताते जा रहा। तो ऐसे करके आप बोल दोगे कि आ तो रिफ्लेक्सिव हो गए, क्योंकि अगर आप एलिमेंट T1 लोगे तो भी T1 खुद से कॉन्ग्रुएंट है, T2 लोगे तो T2 भी खुद से तो कॉन्ग्रुएंट हो गई। मूविंग फर्दर, नेक्स्ट वाला क्या था कि अपने को चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं। तो अपन ऐसे मूव करते हैं कि अगर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, में कोई ट्राइंगल T1 है कॉन्ग्रुएंट टू T2 है, तो अपने मैंने बताया था आपको ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल है, ऐसे एस बहुत कुछ होते हैं, लास्ट 10 में आपने पढ़ा होगा, आप देख सकते हो। नहीं भी देखोगे तो सबको पता होता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज एकदम सिमिलर होती हैं। तो अगर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 तो T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होना ही चाहिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी है तो रिवर्स में भी ट्रू है। समझ में आ रही है आपको बात, बिलोंगिंग टू आर, तो अपना ही सिमेट्रिक भी ऑटोमेटिक हो गया। फिर तीसरी वाली कंडीशन, अब अपन इसके एलिमेंट्स मान लो बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आपको पता है रिलेशन डिफाइंड है 2 एलिमेंट, लेकिन रेंज इसकी R अपन लेके चलते। सपोज एक और ट्राइंगल पिक्चर में आया, और फिर क्या कहा अपन ने कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 और T2 अपना है कॉन्ग्रुएंट टू T3। तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर प्रॉपर्टी और ये वाला ट्राइंगल किसी और ट्राइंगल से सिमिलर प्रॉपर्टी, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि T1 और T3 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे ही। समझ में आया? तो इस तरीके से ये अपना थर्ड वाला जो रूल है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, अपना रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिएंट भी हो गया। तो तीनों ही हो गए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। वरना कि आपके दोनों क्वेश्चन इससे कवर हो गए, थ्योरेटिकली आपको पूछ सकता है और ऐसे न्यूमेरिकली भी पूछ सकता है। मूविंग बैक टू अवर क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द डोमेन एंड ओ डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x² देयर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो इसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि f(x) को अपन y भी लिख सकते हैं, बताया था मैंने आपको। y की वैल्यूज को अपन क्या बोलते हैं, इसकी रेंज, और x की रेडियस को अपन क्या बोलते हैं, डोमेन। तो आप बोलोगे सर ये तो बताया था, लेकिन कोडोमेन का ये दोनों एक ही चीज़ है।
ठीक है। तो अगर अपन डोमेन की बात करें तो एस कौन सी वैल्यूज ले सकता है, दिए हुए ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी डालो, 0 डालो, 1 डालो, -1 डालो, रैशनल नंबर डालो 4/5। तो एक्स की डोमेन क्या है, एक्स कैन टेक ऑल द वैल्यूज ऑफ रियल नंबर। अपन अगर को डोमेन वाई की बात करें तो क्या होगा, अब चक्कर बसेगा। अब अपन स्टार्ट तो करते हैं 0 से, कोई भी नंबर से अपन सेट उठाते हैं, 0 डालेंगे तो 0 आ जाएगा। ये ब्रैकेट का मैंने आपको वाले सेशन में MC1 में बताया हुआ था कि ये ब्रैकेट का क्या मीनिंग है, मतलब 0 इज इंक्लूडेड ही। और ये मूव कहाँ तक कर सकता है, कहीं तक भी जो वैल्यूज टेक्स्ट लेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज रहेंगी। तो ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं आया पर, ये अपन ने 0 से इन्फिनिटी लेके गए। अगर अपना यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता, क्यूब होता, तो माइनस वैल्यूज भी अपन इंक्लूड कर सकते थे, क्योंकि अब -1 का आप क्यूब करोगे तो वापस से -1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो कोई भी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी ही नहीं। वैल्यूज कुछ भी आ सकती हैं फ्रैक्शनल, लेकिन नेगेटिव नहीं आएंगी। तो अपना यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसमें बहुत शॉर्ट में अपन ने आंसर दे दिया, लेकिन अपन जब आंसर करेंगे बोर्ड में तो उसको अच्छे से लिखेंगे। द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) = x² will be R, because it can take all the values that are under the range of real numbers. Second, the value of the range or codomain for the given question will be 0 to infinity, since the function is quadratic and it cannot take negative values. ठीक है, moving on to third question. अब अपना ये अपन अगर आपने MCQ वाली सीरीज देखी होगी मेरी, तो अपन ने बार बार इसका जिक्र किया था कि ये भी आपसे पूछ सकता है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन अ 1-to-1 एंड many-to-1 फंक्शन। तो अ 1-to-1 फंक्शन जो अपन ने बताया हुआ था, इंजेक्टिव फंक्शन भी उसको बोलते हैं। क्या, तो उसमें मैच डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द कोडोमेन। और जब अपन many-to-1 फंक्शन की बात करते हैं तो मल्टीपल एलिमेंट्स को लेकर चलता है। ये तो अपनी डेफिनेशन होगी, समझने के लिए मैं बता देता हूँ। ये अपन ने देखा ना, ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ये वाला था उस सेशन में, फोर्थ वाला, कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये देखो आप इंडिविजुअली हर से रिलेटेड हैं, अलग अलग वैल्यूज से रिलेटेड है। 1 है B से, 2 है C से, 3 है A से, 4 है D से। तो ये वाला अपना फंक्शन हो जाता है 1-to-1। क्या लिखा है, अ 1-to-1 फंक्शन मैप्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द डोमेन, डोमेन मतलब x की वैल्यूज, टू द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द कोडोमेन, यानी कि रेंज की वैल्यूज। ठीक है, ये अगर x है, सपोज कि ये अपना f(x) चल रहा है सब के लिए। तो ये देखिए x की जो वैल्यू है डोमेन की, वो हर नए अपने डेफिनेशन क्या बोल रही है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट से रिलेट कर रही है कोडोमेन। कोडोमेन अपना y रही है, f = h, यानी कि y रेंज कोडोमेन की अलग अलग कर रही थी। ये वाला अपना क्या होगा, 1-to-1 फंक्शन। लेकिन आप इस वाले एग्जाम्पल में देखो, हर के साथ डिस्टिंक्ट वैल्यूज, तो ये भी अपना क्या होगा, 1-to-1। ये भी अपना हो गया 1-to-1। लेकिन अगर आप ये वाले एग्जाम्पल में देखोगे तो ये नहीं कर रही है, इसमें क्या हो रहा है, many-to-1 जा रही है। ये वाली वैल्यू 1 से रिलेट हो रही है, तो ये अपना नहीं होगा 1-to-1, यानी कि ये many-to-1 हो गया। और ये वाले में भी क्या आप देखिए 1 to रिलेट हो रहा है B से, यानी कि ये भी हो गया many-to-1। ठीक है, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये आपको थ्योरी में भी पूछ सकता है या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, डिफाइन रिफ्लेक्सिव रिलेशन विद एन एग्जांपल। तो आप आगे अपन ने डिफाइन किया, थ्योरी में आप क्या लिखोगे, एग्जांपल दीजिए। मैंने आपको MCQ सेशन से ही बताया था कि A का सबसेट अगर 1 to 3 है तो उसमें से अपन कितने पेयर्स निकाल सकते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो 1 1 2 2 3 थी। ये बहुत बेसिक एग्जांपल, लेकिन अच्छा दिखता है, प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी दिखती है। आप चाहो तो मैंने जैसे नंबर्स लिए थे 49 ले लो, 50 ले लो, 92 ले लो, और फिर इनके रिफ्लेक्सिव आप सेट्स क्या बना सकते हो, सेम 92, 92, 49, 49 और 50, 50, जो मर्जी आप ले सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ f(x) = sin x फॉर x बिलोंगिंग टू ऑल रियल नंबर्स। ये अपन ने शॉर्ट सेशन में भी किया था, लॉन्ग सेशन में अपन देख सकते। शॉर्ट सेशन में आपको बताया था कि डायरेक्टली आप क्या तो इसको याद रख सकते हो। अब रेंज पूछे हैं मतलब f(x) की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, तो f(x) की वैल्यू sin x की क्या होती है, अपन को सबको पता है, -1 से लेके 1 तक ही जाती है, उससे ज़्यादा जाती ही नहीं है। आप ग्राफ भी चाहो तो देख सकते हो, ऐसा होता है कुछ ग्राफ साइन का।
ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, यहाँ 0 होती है, फिर यहाँ से चेंज होने लगती है। ग्राफ की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, आओ तो आप बना सकते हो। ठीक है, अब ये फिर से आगे, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर अ सेट ए विद n एलिमेंट्स। तो इसका भी अपन ने MCQ क्वेश्चन में देखा था। ये आप ऐसे लिख सकते हो। अब अगर ये 2 मार्क्स में आया तो आप इतना स्टेटमेंट लिख के मत आना। वैसे तो मैथ्स में इन सब चीज़ों के मार्क्स नहीं कटते हैं, लेकिन अपना चैप्टर 1 हाईली थ्योरेटिकल है, तो आप उसमें लिख देना फॉर एन एग्जाम्पल, आपको इसे सेट ले लेना, फिर से अपन सिंपल डाल लेते हैं 1 2 3 4, तो उसमें अपने एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो अपन नंबर ऑफ सबसेट बनाने के लिए क्या फॉर्मूला है अपने पता है, 2 की पावर n है, तो 2 की पावर 4 कर देंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या दे दिया, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट गिवन बाय ये वाला इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो मैंने आपको बताया था कि क्या डेफिनेशन होती है रिफ्लेक्सिव की, अगर ये अपना एलिमेंट्स हैं किसी सेट के, तो अगर उसमें ऐसे पेयर्स आ रहे हैं जो खुद से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि अगर 1 वाला है तो 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो आप देखो 1 1 वाला 2 2 वाला है, इसमें है, ये है, तो ठीक है, तो अपना क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो हो गया। मगर सिमेट्रिक के लिए अगर अपन मूव करें तो उसमें क्या डेफिनेशन थी, 1 मस्ट बी रिलेटेड टू 2, 2 मस्ट बी रिलेटेड टू 1, और अगर आगे चलें 2 मस्ट बी रिलेटेड टू 3 एंड 3 मस्ट बी रिलेटेड टू 2। ये वाला होना चाहिए एक सेट, एक ये वाला होना चाहिए, और एक लास्ट वाला कौन सा आनेगा, 3:1 या 1:3। तो अगर ये वाले भी होंगे अपने उस सेट में, सब सेट में, तो होगा। लेकिन आप चेक करो इसमें क्या आ रहा है, नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि 1 और 2 तो है, मगर 2 1 वाला नहीं मिल रहा है कहीं, देखो कहीं नहीं। तो ये क्या हो गया अपना कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये फ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना था, ट्रांजिटिव के लिए अगर 1 और 2 रिलेटेड है और 2 और 3 रिलेटेड, तो 1 और 3 भी होने चाहिए, वो भी अपने में पेयर में नहीं है, समझ में। तो ये वाला सिंपली क्या हो जाएगा, सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, बट इट विल नॉट बी सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। मूविंग टू अवर दिस क्वेश्चन, ये अपन ने कवर कर ही लिया फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, अपन ने ये MCQ में भी देखा था ट्रायंगल वाला एग्जांपल। सो मूविंग टू अवर 9th क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं कि इफ लेट A बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉय स्कूल सो दैट द रिलेशन आर इन अ गिवन रिलेशन A इज इक्वल टू B, यू है A a सिस्टर ऑफ B इज द एम्प्टी रिलेशन। अब ये मैंने MCQ वाले सीरीज में कवर नहीं किया था कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है और एक आपका यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। और दूसरा क्या दिया हुआ है, ये अपनी बात होगी, पहले एम्प्टी रिलेशन इसको शो करना है, और फिर दूसरा है द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ A एंड B इज लेस देन 3 मीटर्स इज द यूनिवर्सल रिलेशन। तो अपने को एक सेट दे दिया, सेट में क्या है, बॉयज स्टूडेंट्स हैं ऑफ अ बॉय स्कूल। अब उसमें पहला रिलेशन दे दिया है A इज अ सिस्टर ऑफ B। तो अपन सॉल्यूशन में जाते हैं, तो आप एक बात बताओ, अगर बॉयज़ स्कूल है अपना, तो वहाँ कोई लड़कियाँ होंगी क्या, बाहर हो सकती हैं, लेकिन अपने क्लासरूम में तो नहीं होंगी ना। तो ये वाला जो अपना रिलेशन है वो तो नल वाला हो जाएगा, यानी कि इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा, नॉनसेंस है ये। तो इस टाइप के रिलेशन को अपन बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। अब अपन दूसरे रिलेशन की बात करते हैं जो क्वेश्चन में डिफाइन, उसमें दिया हुआ है भाई कि डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ A एंड B, कोई भी 2 बच्चे हो सकते हैं, वो 3 मीटर है। तो ऐसे ही होगा, ऑब्वियस हो, इतना तो कोई लंबा होगा नहीं कि ग्रेट खली के बराबर 6 है और कोई बेचारा नाटा सा है 2 है, तो 4 आ जाए, 3 में ही जाएगी, क्योंकि एवरेज हाइट अपनी कितनी रहती है सर, अमिताभ बच्चन की 1.80 मीटर है, तो अपनी तो उसी रेंज में ही रहेगी सबकी, तो ये होना चाहिए। तब ये फैक्टरी डिस्टेंस तो 3 से कम ही होगा, तो ये वाला अपना क्या कहलाया जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। अब एक और टर्म आता है, ये दोनों ही रिलेशन को, जो अपना एम्प्टी रिलेशन है और यूनिवर्सल रिलेशन है, ये आप नोट कर सकते हो, ट्राइगल रिलेशंस भी बोलते हैं इनको, दोनों को ही बोलते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ दीज रिलेशंस आर आल्सो नोन एज ट्राइबल रिलेशन। नेक्स्ट, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप सीरीज। इसमें क्या दिया हुआ है, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L डिफाइंड एज R इज इक्वल टू L1 L2
यहाँ पे रिलेशन कैसे डिफाइंड है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 सो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो अपने को वही वाला काम करना है कि बताना है कि क्या है भाई, तीनों है, अगर यूनिवर्सल है, अगर एक भी मिस मैच नहीं खाया तो यूनिवर्सल को गई नहीं। तो मैंने आपकी आसानियत के लिए एक फिगर बना दिया। अभी जैसा जैसा बोल रहा है वैसे ही फिगर प्लॉट की, इसकी टेंशन मत लेना ही कैसे आ गया। तो पहला क्या दिया, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 विथ नॉट कर देता हूँ भाई, ये बन गया, ये परपेंडिकुलर बन गया अपना, ये L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है यहाँ पे, ठीक है। जैसा क्वेश्चन ने बोला अपन ने प्लॉट कर दिया। तो अब मूव करते अपन रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव मैंने आपको बताया था कि क्या बोलते हैं कि अगर अपना डोमेन A, लेते हैं अपन, तो A मतलब वो रिलेट होना चाहिए इटसेल्फ से। तो यहाँ पे वो डेफिनेशन अगर अपन लगाएं तो क्या होना चाहिए, L1 शुड बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। ऐसा कभी हो सकता है क्या कोई लाइन खुद से ही परपेंडिकुलर हो? नहीं हो सकती। कि ये वाला तो अपना स्टेटमेंट वैसे ही अपसर्ड हो गया। अब अपन नेक्स्ट वाले मूव करें सिमेट्रिक के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, R इज सिमेट्रिक एज L1 एंड L2 बिलोंगिंग टू R। उसमें क्या होता है कि L1 अगर L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 परपेंडिकुलर होना ही चाहिए। जैसे अपन जब बेसिक लेते थे तो अपन क्या करते थे, A बिलोंग्स टू B अगर सेट है तो B A भी सेट कार में होना चाहिए, मतलब इस रिलेशन में आना चाहिए। तो R है, ऐसे अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यहाँ पे दिखता है L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो L2 भी तो परपेंडिकुलर है L1 के, ये भी तो दिख रहा है अपन को, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों चीज़ रिलेट हो रही हैं आपस में, तो क्या है सिमेट्रिक, तो ये हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि अगर L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 तो L2 भी परपेंडिकुलर हो गया L1। अब ट्रांजिटिव वाला केस देखते हैं, उसमें क्या होता था, इसी डेफिनेशन से देख लेते हैं। इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो चलो ये बात तो भाई की हो गई कि L1 के परपेंडिकुलर टू L2। दूसरी कंडीशन को क्या देता था कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। ये भी बात अपनी सही होगी भाई कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, L2 क्योंकि L3 से परपेंडिकुलर है यहाँ पे। तो अपन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल वाला करते थे, इधर 1 ट्राइंगल है कॉन्ग्रेंट है 2 के और 2 है 3 के, तो 1 3 के होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे मेरे को देख के बताओ ये वाले फिगर से, अगर ये दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं तो इसके अपने डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए कि L1 मस्ट बी परपेंडिकुलर टू L3। ऐसा हो सकता है क्या? अगर आप कोई भी फिगर बनाओगे ऐसा ही बनेगा, कुछ हाई फाई नहीं बनेगा। तो L1 L3 ये हो रहे हैं क्या, हो सकते हैं क्या कभी भी परपेंडिकुलर, इनका की पैरेलल लाइंस हो रही हैं। तो इससे अपने को क्या पता चल गया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो अपना ये वाली डेफिनेशन भी फेल हो गया। तो घूम करके सिर्फ एक ही कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हुई इस क्वेश्चन में, वो थी सिमेट्रिक वाली। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फॉर चैप्टर नंबर 1। तो वैसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।